बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रिगेडियर इशफाक हसन अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज मैं बात करूंगा जो प्रेसिंग एक एनवायरनमेंट चल रही है, रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। इसके ऊपर बड़े हिडन हकायक हैं जो अभी तक ना तो मैंने टीवी पे देखे, ना ब्लॉगर्स ने उसको हाईलाइट किया, ना वीलॉग वालों ने किया है। वो मैं आज सारी आपके साथ शेयर करूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उसके ऊपर। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि इससे पहले कि हम शुरू करें ये प्रोग्राम, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपके पास नए वीलॉग आते रहें। और आपसे ये भी दरख्वास्त है, अगर आप मुनासिब समझें तो इसको दूसरे लोगों को भी शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मैं बात करूँगा आज सबसे पहले कि यूक्रेन की इम्पोर्टेंस क्या है, जो वेस्ट, नेटो, अमेरिका और रशिया भी इसके पीछे हैं। दूसरा ये है कि रशिया ने इसके ऊपर अटैक क्यों किया, इसकी वजूहात क्या हैं। और तीसरा ये कि रशिया ने ये टाइमिंग जो चुनी है, ये क्यों चुनी है। ये बड़ी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइमिंग ये क्यों चुनी गई है रशिया की तरफ से। और चौथा ये कि इसके रशिया को क्या फ़ायदे होंगे, और उसके बाद इसमें अमेरिका का, नेटो का और वेस्टर्न एलाइज का किरदार क्या रहा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट थी, इसी दौरान ये काम हुआ, तो पाकिस्तान पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इसकी विज़िट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए। इस पर बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले यूक्रेन की इम्पॉर्टेंस क्या है। यूक्रेन जो है, जो ईस्टर्न यूरोप है, उसमें सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी 44.4 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है और इसकी जीडीपी आलमोस्ट तकरीबन 210 से ऊपर है, 211 बिलियन के करीब इसकी जीडीपी है। एग्रीकल्चर कंट्री है और उसके बाद शांति जोन बहुत बड़ा है और काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। मिनरल रिच कंट्री है, यहाँ से यूरेनियम निकलता है, कोबाल्ट निकलता है और दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आती है मिनरल रिच कंपनियों के बीच में ये। और एक्सपोर्ट करती है गैस एंड ऑयल टू वेस्ट, और उसके बाद ग्रेन्स में नंबर 1 पे है, ग्रेन्स और पोटैटो में वो भी सारा एक्सपोर्ट करती है। और चूँकि सबसे बड़ी कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, तो इसका अपना एक वेट है, अपना एक स्ट्रक्चर है और अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और उसके अलावा चूँकि ये बहुत बड़ा एक स्टॉक पाइल बनाती थी न्यूक्लियर वेपन्स का, जब ये अर्स्टवाइल रशिया था, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद थे, जिसमें 1900 वारहेड थे और उसके बाद 175 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये चूँकि रशिया के साथ लगती है तो इसकी ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंस और बढ़ जाती है, ये वेस्ट और नेटो के लिए। अभी आते हैं कि वजूहात क्या हैं इस झगड़े की। जब 1990 में तक रशिया जो है, 1990 में नेटो की स्ट्रेंथ 16 थी, 16 मुल्क थे नेटो के बीच में शामिल थे। और 1991 में जब रशिया कोलैप्स हुआ तो उसके बाद रशिया ने डायलॉग किए यूएसए के साथ, नेटो के साथ, और उनको इम्प्रेस अपॉन किया इस बात के नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। उस वक्त रशिया बहुत वीक था, इकनॉमिकली भी वीक था, उसकी मिलिट्री माइट भी बिखर चुकी थी और ख़ुद उसकी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन क्लियर नहीं थी कि साइड पे उसने जाना। वार्सा पैक्ट और नेटो 2 अलायंस थे उस वक्त। वार्सा पैक्ट टूट फूट गया, जिसमें तकरीबन 20 के करीब कंट्रीज़ थी और नेटो में 16 थी, और नेटो बरकरार रहा। तो रशिया 2 सुपर पावर से 1 सुपर पावर पे जब वर्ल्ड आई, वर्ल्ड ऑर्डर आया, तो रशिया एक कंट्री बन के रह गया ना, वो सुपर पावर वाला स्ट्रक्चर जो बिखर गया। तो उस वक्त अंगेज किया इसने यूएसए को और नेटो को कि नेटो की वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड इसकी एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। इस बात को मान लिया गया, अमेरिका ने भी माना और नेटो ने भी माना। लेकिन 1999 में नेटो ने इस जो एग्रीमेंट उनका हुआ था उसको सेट असाइड करते हुए पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जो है उसको नेटो में शामिल कर लिया। रशिया ने इस पे एजिटेशन की, ऑब्जेक्शन किया कि देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन अस। तो अमेरिका, नेटो ने कहा कोई रिटन एग्रीमेंट तो नहीं था, वो तो ज़ुबानी एग्रीमेंट था, तो बहरहाल हम आपके इस पॉइंट को नहीं लेते। रशिया उस वक्त तक वीक था, पुतिन नया नया आया हुआ था, कंट्री को खड़ा कर रहा था। पुतिन, मैं आपको बताऊं कि पुतिन इज़ अ माइंड, इज़ अ इंटेलिजेंसिया इटसेल्फ,
और पुतिन इज़ अ गेम चेंजर, जिसने पूरी की पूरी गेम उल्ट दी है अकेला होने के नाते, और वेस्ट को उसने बैकफुट पे डाल दिया, नेटो को बैकफुट पे डाल दिया, अपनी कंट्री को उठाया जो आईएमएफ के बीच, आईएमएफ से चले गए थे एग्रीमेंट में, उधर से निकाल के ला के अब भी उनका बजट माशाल्लाह सरप्लस है। वो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल एंड गैस यूरोप को, 40% उनकी एक्सपोर्ट जो है यूरोप के साथ हैं, उनको करते हैं और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी स्टैंडिंग को वर्ल्ड में ऊपर लेके जा रहे हैं। तो पुतिन इज़ अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर द रशियंस, फॉर द वर्ल्ड आल्सो। इसके बाद 2004 से लेके 2014 तक नेटो ने फर्दर ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन की और 11 कंट्रीज़ को मज़ीद जो ईस्टर्न यूरोप की हैं, जो रशिया से कुछ आज़ाद हुई थी और कुछ ईस्टर्न यूरोप की, उनको नेटो में शामिल कर लिया। रशिया ने इस पे एहतजाज किया। अमेरिका को भी उस वक्त जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपके साथ नहीं है। तो पुतिन वाज टेकन अ बैक और उस वक्त उसने कोई डिसीजन नहीं किया, क्योंकि रशिया उस वक्त ना मिलिटरीली ना इकनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग था कि इनको चैलेंज कर सकता या अपनी बात मनवा सकता। हाउएवर उसने ये किया कि 2014 में क्राइमिया जो है उसको अनेक्स कर दिया यूक्रेन से। वहाँ पे एक रेफरेंडम करवा के उस वक्त तक यूक्रेन के बीच में प्रो रशियन प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। जब ये हुआ तो CIA ने वहाँ पे इंटरफेरेंस की, मुजाहरे करवाए, रजीम चेंज करवा के प्रो वेस्ट अपना प्रेसिडेंट ले आए। जब वो ले आए तो फिर वो मुसलसल ये कहना शुरू हो गया कि हम नेटो के साथ अलाइन होने जा रहे हैं। और 2021 में जब ये सिचुएशन ज़्यादा बढ़ी तो पोस्चरिंग की एक दफ़ा फिर पुतिन ने। उस पोस्चरिंग को देखते हुए फिर USA ने इसको एंगेज किया, रूस को, और जिनेवा में इनके मुज़ाकरात हुए और लाइकली था कि इसका कोई आउटकम निकल आए कि फर्दर एक्सपेंशन ना हो और जो पहले नेटो ने कंट्रीज़ अपने अंदर शामिल की हैं उनको ख़त्म कर दें और इसके बाद भी कोई एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फ्यूटाइल निकले और फिर बंद हो गए। तो इसकी वजह से सारी, जब उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ तो उस वक्त तक वो इकोनॉमिक पावर भी बन चुका था, मिलिट्री पावर भी बन चुका था। इसलिए पुतिन ने ये फैसला किया कि अभी ये उस पर लाजम हो गया हुआ है कि यूक्रेन में जाके बाय फोर्स रजीम चेंज करे। अभी हम आते हैं कि रशिया ने ये टाइमिंग क्यों चुनी। देखिए, हर जंग को लड़ने से पहले एनवायरनमेंट को रीड किया जाता है। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल, रीजनल एंड डोमेस्टिक। अगर वो आपकी फेवर में है देन यू गो फॉर अ वॉर, अगर अनफेवरेबल हैं तो फिर आप वॉर में नहीं जाते, उसमें लॉस आपको हो सकता है। तो पुतिन ने भी एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह रीड किया, वो सारी उसकी फेवर में थी, इंटरनेशनल भी, रीजनल भी और डोमेस्टिक भी। देन ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉर। तो उसमें क्या वो चीज़ें थीं, एक तो पुतिन ने ये समझा कि अमेरिका जो है अफ़गान जंग के बाद बहुत कमज़ोर हो चुका है। ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी और अंदरूनी सतह पे भी अमेरिका के अंदर एक टर्माइल चल रहा है कि अमेरिका इतनी पावर होने के बावजूद, इतने पैसे लगाने के बावजूद जंग हार के आ चुका है, तो वीक हो चुका था। उसके बाद पुतिन ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है और लोगों का, एलाइज का उसके ऊपर एतबार ख़त्म होता जा रहा है। तीसरे नंबर पे पुतिन ये समझते हैं कि मिलिट्री और मुआशी सिचुएशन जो है रशिया की इस हद तक पहुँच गई है कि वो मिलिटरीली एंड इकनॉमिक तौर पे भी इस जंग को लड़ भी सकता है और अपने आप को स्टेबल भी रख सकता है। बिकॉज वो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में था, वो यूरोप को ऑयल एंड गैस दे रहा है 40%। अगर वो ऑयल एंड गैस देता है तो वो पाबंदियाँ ज़्यादा लगती हैं तो वो उसको स्टॉप कर लेगा। आपने देखा कि अमेरिका एलाइज ने ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ ये कहा है कि उसकी कीमत ना रशिया बढ़ाए। तो ये कौन सी पाबंदी है कि उसकी कीमत ना रशिया बढ़ाए। उसके बाद क्वाड बनने के बाद, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अलायंस बनने के बाद फ्रांस का इन लोगों के साथ भी एक नाराज़गी और झगड़ा चला आ रहा है, जो कि आपस में इनका अलायंस वीक हुआ, नेक्सस नहीं थे। जर्मनी का जो चांसलर है वो चेंज हुआ, ही इज़ गेनिंग पावर, ही इज़ नॉट एट अ पोजीशन टू टेक डिसीजन। वो एक वीक विकेट पे था। एंजेला मार्कर होती तो फ़ौरन दाग देती। इसने क्या किया, इसने सिर्फ ये कहा जो एक पाइपलाइन प्लान्ड है रशिया के साथ, गैस की पाइपलाइन, उसको उसने कहा जी हम सस्पेंड करते हैं। ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू टेक मोर डिसीजन। उसके बाद आप देखें फ्रांस में इलेक्शन होने वाले हैं। जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। वो हमेशा से फ्रांस ने जब भी
रशिया के ख़िलाफ़ बनने की कोशिश की है या अलाइज के साथ रहने को उसको मार पड़ी है, वो रशिया के अगेंस्ट जाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की पोजीशन में है ताकि इलेक्शन में उसको बेनिफिट हो इस चीज़ का। जी अभी आते हैं कि रशिया ने इससे क्या अचीव किया या क्या कर सकता है। बड़े स्ट्रेटजिक गेंस हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा इस बात के ऊपर। सबसे पहले तो रशिया अपनी पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर लेगा और डायरेक्ट अटैक जो है, थ्रेट जो है, उससे बच जाएगा। दूसरा, रशिया विल रीअलाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अर्स्टवाइल रशिया, उसको दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी मिलिट्री माइट भी ऊपर चली गई है, इकनॉमिक माइट भी ऊपर चली गई है। यूएसए से दुनिया जो है, ये भी एक मैसेज था कि यूएसए से डरने की ज़रूरत नहीं है, यूएसए कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके साथ एक बहुत बड़ी पावर लिंक्ड है, आप उसके ब्लॉक्स में हैं या अलायंस में हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा मैसेज जो उसने दिया है कि जो एलाइज को गारंटी देता था वो ब्लफ कॉल थी, कभी भी वो उनके साथ खड़ा नहीं होगा। हमने तो भुगता है, बाकी यूक्रेन ने भी भुगत लिया, आइंदा जो आएंगे वो भुगतेंगे। इट इज़ अ मैसेज फॉर द ताइवान आल्सो एंड द चाइना आल्सो कि चाइना कैन रिपीट द सेम थिंग विद द ताइवान। और आपने देखा कि जो ही रशिया चढ़ा है यूक्रेन के ऊपर, पहली दफ़ा चाइना के 9 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो है उन्होंने क्रॉस किया है ताइवान के अंदर और उनको जाके उन्होंने चैलेंज किया और विदाउट एनी काउंटर चैलेंज वो वापस आ गए। और फिर इसने और अचीव किया, दुनिया को मैसेज दिया कि मेरे वेपन इक्विपमेंट आर मोर क्रेडिबल दैन द नेटोज एंड द यूएसए। हमने ये जंग जीती है, उनके मुकाबले में खड़े होकर आप हमसे लें S-400 लें, आप हमसे रॉकेट लॉन्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लें, आप हमसे टैंक्स लें, आप हमसे मिज़ल्स लें। ये बहुत बड़ा उसने अचीव किया है। उसके बाद रशियन एफर्ट इज अ स्क्रैपिंग ऑफ NATO। Once the confidence of the newer members is shattered in the alliance, कि जी कि हम साथ शामिल हुए हैं लेकिन ये हशर हुआ है, तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस जब शैटर होगा तो नेटो स्क्रैप होगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रशिया जो उसने अचीव किया है। He has given a message to the fence-sitting countries कि instead of NATO or a USA, join Russia because now the Russia is more powerful. ये बहुत बड़ा मैसेज, ये सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ें यूएसए ने अचीव की हैं और इसके मुकाबले में जो वेस्ट है उनको रिवर्सेस मिले हैं, नेटो को रिवर्सेस मिले हैं, अमेरिका को रिवर्सेस मिले हैं। उन्होंने अचीव कुछ नहीं किया, सब कुछ खोया है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, अपना ट्रस्ट खो दिया है और अपनी मिलिट्री माइट जो है उसका जो एक घमंड था उसको खो दिया है। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि हम रशिया के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे लेकिन हम यूक्रेनियन फोर्स को ट्रेन करेंगे उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अभी हम आते हैं इस चीज़ पे कि यूक्रेन ये जंग क्यों हारा है और इतनी जल्दी क्यों बेल्ट हो गया। आप हैरान होंगे इस बात से कि यूक्रेन अपने डिफेंस पे उतना बजट खर्च कर रहा है जितना हम कर रहे हैं। हम 10 बिलियन कर रहे हैं, यूक्रेन 1 बिलियन इस पे खर्च कर रहा है। यूक्रेन एक ठीक ठाक आर्मी माइट है। उससे पहले न्यूक्लियर आर्सेनल मैंने कहा था इनके पास थे, जो वापस हुए यूएनओ, रशिया, अमेरिका, यूके की उस पे एश्योरिटी के ऊपर कि आप इसको वापस कर दें, आपकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। आप देख लें, ये प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है और इसको ज़हन में रखिए, कभी किसी की एश्योरेंस पे ना जाइए। यही बात अमेरिका हमसे और वेस्ट हमसे करता रहा है कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दें, हम आपकी गारंटी देते हैं कभी इस चुंगल में ना फंसिएगा। आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, खुद जीतनी है। आपके पास मिलिट्री माइट है, आपकी फ़ौज है, एक ताकतवर फ़ौज है, ट्रेंड फ़ौज है, तो आप ज़िंदा खड़े हुए हैं। वरना कब के ये लोग आपको रौंद के जा चुके होते, क्योंकि ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया के बाद आपका नंबर था। लेकिन आपकी फ़ौज और आप जो नेशन है उसकी वजह से आप बचे हुए हैं। तो मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहता हूँ कि जो यूक्रेन है उसकी मिलिट्री माइट क्या थी। एक तो 43.3% बिलियन जो है उसकी पॉपुलेशन है। उसके बाद जीडीपी जो है वो भी $200 बिलियन से ऊपर है, पाकिस्तान के क्लोज है। डिफेंस स्पेंडिंग मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसकी मिलिट्री जो है 5,60,000 है, पाकिस्तान भी तकरीबन इतनी है, रशिया की तकरीबन 30 के करीब है। जो एक्टिवेटेड है वो 2 लाख हैं, रशिया के तकरीबन 10 लाख के करीब हैं। उसके अलावा जो टैंक है इनके पास वो तकरीबन 2600 के करीब टैंक्स हैं और रशिया के पास कोई 13,000 से ज़्यादा कुछ टैंक्स मौजूद हैं।
उसके अलावा आप आ जाएं, अटली पीसेज जो हैं वो भी तकरीबन 3000 के करीब हैं, रशिया के पास 14,000 हैं। एयरक्राफ्ट इनके पास 350 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद फाइटर जेट जो हैं वो भी 80 हैं इनके पास, वैक्स हैं काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, नेवल फ्लीट है इनके पास 38। ये बहुत बड़ी मिलिट्री माइट बनती है। अनट्रेंड आर्मी और जज्बा शहादत और उस जज्बे से खाली, ये दो चीज़ें आपको अपनी फ़ौज में मिलेंगी। जज्बा ईमानी और शहादत की ख्वाहिश और बहुत ज़्यादा ट्रेंड आर्मी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड लीडरशिप। आपकी फ़ौज जहाँ जाती है जीत के आती है माशाल्लाह। जिन इंटरनेशनल कंपटीशन में जाती है जीत के आती है। अमेरिका, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाइना मौजूद होता है। आप क्यों जीतते हैं? आपकी ट्रेनिंग बेहतर है। हम जो पैसा है उसको ज़ाया नहीं करते, उसको पे बैक करते हैं। खड़े रहें अपनी फ़ौज के साथ। जो लिबरल्स और बाकी लोग जो फितने पैदा करते हैं, आपकी फ़ौज को टारगेट बनाते हैं, वो इस चीज़ के लिए बना रहे हैं कि अपनी फ़ौज को, आपकी फ़ौज को सब्सिडाइज कर दें, मेल्ट डाउन कर दें और कंप्रोमाइज़ करवा दें। ये रीज़न है इसके हारने की, और कोई रीज़न नहीं। स्पेंडिंग ठीक है, फ़ौज ठीक खड़ी हुई है। आए इंडिया इतना ही बड़ा है, रशिया जितना, इतने ही पैसे खर्च करता है, $77 बिलियन अपने डिफेंस पे। हर जगह मार खाता है आपकी फ़ौज से? ये नहीं खाता है, खाता है। अभी हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इसके दुनिया पे या पाकिस्तान पे क्या असरात हुए। और पीएम का जो विज़िट था रशिया का, राइट फ्राम द कनेक्शन के उसी दिन रशिया ने इन्वेजन शुरू किया, वो क्या होना चाहिए ये नहीं, बड़ी बातें हो रही हैं। पहले तो ये असरात पे मैं बता दूं कि रशिया हैज़ चैलेंज द वर्ल्ड ऑर्डर and the NATO and the USA and has created now another power center which seems to be a more powerful than the NATO and the USA all alone. इसलिए मैसेज है दुनिया के लिए कि कम टूवर्ड्स द रशिया इंस्टेड ऑफ द NATO एंड USA, जिसको आपने बहुत ज़्यादा आजमा लिया। दूसरा ये होगा कि एनर्जी क्राइसिस थोड़े बहुत आएंगे, जिससे एनर्जी कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें ऊपर जाएंगी। अनसर्टेनिटी है, नेटो दाएं बाएं थोड़ा बहुत मूव कर रहा है फोर्सेस को, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज जो वो क्रैश हुई हैं, चीज़ें थोड़ा सा ऊपर जाएंगी। लेकिन 2-3 दिन में जब ये स्टेबलाइजेशन हो जाएगी तो डस्ट सेटल हो जाएगी, चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो रशिया हैज़ emerged एज अनदर सुपर पावर, द सेकंड सुपर पावर अगेन। पाकिस्तान पीएम की विजिट, बड़ी बातें हुई हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए था, जंग छिड़ी हुई थी वहाँ पे, जंग छेड़ दी गई तो हमें वापस आ जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। पहले तो मैं ये बताऊंगा इस पे कि जाना चाहिए था जंग के दौरान या नहीं। दूसरा, हमें क्यों जाना चाहिए था रशिया की तरफ। पहले तो ये है, अमेरिका पिछले 72 साल जंग लड़ता रहा। क्या 72 साल में दुनिया ने अमेरिका के विजिट करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े, लड़ता रहा। अमेरिका पिछले 30 साल से इराक़ में जंग लड़ रहा है, पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान से जंग लड़ रहा है। क्या हमने अमेरिका के विजिट करना छोड़ दिए? हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, विज़िट करके आए हैं, उनके प्रेसिडेंट के साथ फ़ोटो बना के आते रहे हैं, और सारी दुनिया के जो सरबराहान हैं वो भी विज़िट करते रहे हैं। तो जब अमेरिका वाज इन अ वॉर और बाकी लोग जाते रहे, तो सो व्हाट इफ़ रशिया वाज इन अ वॉर, तो हमारा पीएम चला गया। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्राइम ऑलवेज। आपको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चलना है, ना कि दूसरों के दिखावे के ऊपर या दूसरों के प्रेशर में आके अपने आप को बैकआउट करना है। हम क्यों गए उधर? जाना चाहिए। मेरी जजमेंट कॉल है कि इट्स अ वेरी गुड मूव बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वेरी कैलकुलेटेड मूव। हमें हर हालत में रशिया के जाना चाहिए था, और जो आइस मेल्ट हुई है उसको एक्सपेंड करना चाहिए था रिलेशन को, जो हमने ठीक काम किया। क्यों किया? हम पहले एक ही बोट में थे, सारे अंडे हमने एक बास्केट में रखे हुए थे। अमेरिका ने हमेशा हमें डिच किया। आप 65 ले लें, 71 ले लें, प्रेसलर अमेंडमेंट ले लें, कितनी सैंक्शंस लगी, आपको तबाह कर दिया। एक वक्त था जब इंडिया आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ था, फोर्सेस मूव हो चुकी थी, आपको कहीं से वेपन नहीं मिलते थे क्योंकि आपके सारे वेपन अमेरिका से आते थे। रशिया ने अपने गिर्द आयरन कर्टन बनाया हुआ था, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, दरवाज़ा नॉक करने की इजाज़त नहीं। अभी रशिया खुलने से आपकी नेशनल इंटरेस्ट बढ़ गई है, आपके पास ऑप्शन बढ़ गए हैं कि वो दरवाज़ा बंद होगा, यू कैन नॉक द रशिया। आप रशिया को अपने साथ मिला के बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो अचीव कर रहे हैं। एक डैनियल मार्के की बुक है नो एग्जिट फ्रॉम द पाकिस्तान, उसको आप सारे पढ़िएगा। उसमें वो लिखता है कि हमने अमेरिकन ने, वो खुद भी अमेरिकन है, तय कर लिया हुआ है आज से 70 साल पहले कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अ पावर टू बिकम
लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा और वर्ल्ड का, फिर जब से इसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो हमारे लिए और प्रॉब्लम खड़े हो गए। तो पाकिस्तान की आर्मी और न्यूक्लियर वेपन पे नज़र रखने के लिए हम अंदर रहते हैं और हम इसको स्टेबलाइज नहीं होने देते, हम डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। ये उस किताब में लिखा है जिसकी तरदीद नहीं है ये अमेरिका की तरफ से। फिर वो कहते हैं इसको अचीव करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं, हम क्योस क्रिएट करते हैं। हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, जो एकेडेमिया है, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस तरह के लोगों को हमने पे लिस्ट पे रखा, पे लिस्ट पे रखा हुआ है। हम इनको नवाजते हैं, नवाजते भी कहता थोड़ा सा, हम इनको अमेरिका विज़िट करवा देते हैं, इनके बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप दे देते हैं और हम इनसे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करवाते हैं। ये उस बुक में लिखा हुआ, मैं नहीं कहता हूँ, बुक में लिखा हुआ है। ये लोग आपको रोज़ाना नज़र आते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो वो हमारा का जो एलाई था हमारा एक ही, वो हमारे ख़िलाफ़ ये काम कर रहा था। तो हमें दूसरा विंडो और दूसरा विस्तार ढूंढना चाहिए था, जो हमने ढूंढा। अभी हमने ढूंढ लिया तो इट इज़ अ चेकमेट ऑन यूएसए, नेटो एंड द वेस्टर्न अलाइज कि अगर आपने ज़्यादा स्टिक हमें मारने की कोशिश की तो हम उस साइड पे चले जाएंगे। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, इस चीज़ को समझ जाएं, अपनी फ़ौज को वीक ना करें, अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करें। जो कौमें अपनी फ़ौज को वीक करती हैं, जो जिनकी अपनी फ़ौज नहीं होती, जो इस काबिल नहीं होती कि जवाब दे सकें, उनका हाल यूक्रेन जैसा होता है। खड़े रहिए अपनी फ़ौज के साथ, आपकी फ़ौज आपका हाल यूक्रेन जैसा नहीं होने देगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।